अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेटो बेटियों, आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 10 का टॉपिक है जी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। क्या मेरा बच्चा? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। बेटा बहुत इजी। और आज इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर आपका खत्म होगा। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, अब जरा हम सारा रिकॉल कर लें इसका अपना मैट्रिक वाला। ना मेरा बच्चा, हमारी एब्डोमेन में ये जहां पर रिब्स हमारी खत्म होने वाली होती हैं, यानी कि पसलियां जब खत्म होने वाली होती हैं, तो बैक साइड पर, मतलब बैकबोन के ये दरमियान में, बैकबोन के बिल्कुल साथ, यानी कि डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ दो अदद किडनीज मौजूद हैं। दैट इज पेयर ऑफ किडनीज। तो जी हाँ, हम लोगों में पेयर ऑफ किडनीज हैं, दो अदद किडनीज हैं। ठीक है। अच्छा, इन किडनीज में ब्लड को लेकर जाएगी मेरा बच्चा ये आर्टरी। इसको असल में डॉर्सल एओर्टा कहते हैं। जब डॉर्सल एओर्टा किडनीज के करीब आएगी तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये लेबलिंग जरा थोड़ी सी गलत है। आपने इस वाली को, जो आर्टरी ब्लड को किडनी में दाखिल हो रही है लेकर, वो होगी रीनल आर्टरी। क्या होगी मेरा बच्चा? रीनल आर्टरी। ठीक हो गया। तो रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर एंटर होगी किसमें? किडनी में। डन। अब किडनी में मेरा पुत्र सफाई होगी, अंदर से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उन्हें निकाल कर यूरिन बना दिया जाएगा, और फिर उस यूरिन को इस ट्यूब, ये जो दो ट्यूब्स आ रही हैं दोनों किडनी से, यूरिन को इन दो ट्यूब्स के जरिए स्मूथ मसल्स के इस बैग में भेज दिया जाएगा बेटा। तो इन ट्यूब्स को यूरेटर्स कहते हैं। अच्छा, ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए अंदर एंटर होगा, और रीनल वेन्स ब्लड को लेकर वापस निकलकर तो ये इंफीरियर वेना केवा की जानिब ब्लड वापस हार्ट को चला जाएगा। तो ब्लड की सफाई कराने कौन लेकर गया? रीनल आर्टरी। ब्लड साफ होने के बाद रीनल वेन ब्लड को वापस ले गई। यूरिन जो बनेगा उसको इन दो ट्यूब्स के जरिए, जिन्हें क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। तो दो यूरेटर्स लाकर उसको डालेंगे किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल्स का एक बैग है। जब ये यूरिन से भर जाएगा तो फिर मेरा बच्चा ये है पेशाब की नाली, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। मेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको पेनिस कहते हैं। तो ये यूरेथ्रा पेनिस के जरिए से एक्सटीरियर को, यानी बाहर को खोलेगा। ठीक है, पेनिस के जरिए। जबकि फीमेल्स में पेनिस नहीं होगा, तो वहां पर यूरेथ्रा की अलग ओपनिंग होगी। ठीक है, उसके जरिए यूरिन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा टॉपिक की जानिब चलते हैं। अच्छा, और फिर हमें यह भी मालूम है कि यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये किडनी का हमने ये स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, कि जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो ये रही अंदर एंटर हो रही जनाब रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर, और रीनल आर्टरी अंदर जाकर आर्टीरियोल्स में टूट जाती है, और आर्टीरियोल्स मेरा बेटा कुछ पायरामिड्स बनाते हैं इस सेक्शन में। इस पायरामिडल रीजन को रीनल मेड्यूला बोलते हैं। और बाहर वाला आउटर डार्क रेड रीजन, ये वाला जो रीजन है, इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये देखो, ये रीनल कॉर्टेक्स लेबल हुआ हुआ है। तो रीनल कॉर्टेक्स ये वाला एरिया है।
जबकि ये जो पायरामिड्स में टूटा हुआ है, रीनल पायरामिड्स जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीनल मेड्यूला। तो ये देखें, ये मेड्यूलरी रीजन है, ये सारा मेड्यूलरी रीजन है, और ये वाला कॉर्टिकल रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन को क्या बोलोगे? कॉर्टिकल। और मेड्यूला के रीजन को क्या बोलोगे बेटा? मेड्यूलरी रीजन। अच्छा, अब कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन जब यूरिन बना लेते हैं तो बनाकर इस एरिया में भेजेंगे जिस एरिया से यूरिटर स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो आप मेरे माउस के जो है कर्सर को देखते रहना है। तो इस रीजन को रीनल पेल्विस कह देंगे। रीनल पेल्विस एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से यूरिन किधर चला जाएगा बेटा? यूरिटर के जरिए नीचे यूरिथ्रा की जानिब चला जाएगा। ठीक है। तो अब नहीं भूलना कि किडनी के दो रीजन्स हैं, एक आउटर डार्क रेड रीजन कॉर्टेक्स और इनर पेल रेड रीजन दैट इज मेड्यूला। तो मेड्यूला का कलर पेल रेड होता है और कॉर्टेक्स का डार्क रेड रीजन होता है। समझ आ गई? और जैसे ही खून साफ हो जाएगा मेरा बेटा, तो यानी आर्टीरियोल्स, कैपलरीज, कैपलरीज फिर वीनियोल्स, फिर वीनियोल्स वेन्स बनाकर, तो इसी रीजन से, ये जो रीजन है इसको हाइलस कहते हैं। हाइलस, ये हमने 10th में सारा पढ़ा हुआ है कि हाइलस वो रीजन है जी जिसमें से रीनल आर्टरी अंदर को जाती है, रीनल वेन देखें बाहर को निकल रही, ब्लड को लेकर आगे निकल जाएगी। ठीक है। और ये सारी कैपलरीज हैं आपके सामने, तो हमने ये भी डायग्राम अपना हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि किडनी के अंदर ढेर सारी क्या होती है बेटा, उसके फंक्शनल यूनिट्स हैं। स्ट्रक्चरल तो नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे टिश्यूज अंदर हैं। फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन है बेटा। ये है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में भी हम जानते हैं कि ये अंदर एक कैपलरीज का गुच्छा था जिसका नाम ग्लोमेरुलस था। अभी हमने इसकी डिटेल सारी करनी है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन से दे रहा हूँ। ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जनाब क्या था? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर था जिसका नाम बोमैन्स कैप्सूल था। फिर बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर रीनल कॉर्पसल कहलाते थे। ये सारा 10th वाला मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद शुरू होती थी रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा था वो बलदार था जिसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम था। अच्छा, दूसरा हिस्सा उसका यू शेप्ड लूप ऑफ हैनल या लूप ऑफ हैनली था। तो लूप ऑफ हैनली ये लंबा सारा हिस्सा होगा जो कि यू की तरह ये नीचे आ रहा है और फिर ऊपर को जा रहा है। नीचे को आना डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर को जाना असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद फिर आता है जनाब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि किस में खुलता है? ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो ये है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स भरी पड़ी हैं किसमें? किडनी में। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स ढेर सारी मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा। तो अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेने के काबिल हो चुके हैं। तो नंबर 1, a pair of kidneys consists of millions of functional units nephrons मौजूद हैं जी। हम किडनी का पेयर है। नंबर 2, मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स हैं जी, नेफ्रॉन्स नाम है उनका। मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स हैं, नेफ्रॉन्स नाम है उनका। ओके। एंड नंबर 2 आ गया, द नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। पता है भाई, रीनल आर्टरीज अंदर घुसी हैं, देखो, वाया रीनल आर्टरीज विच लीव ईच किडनी वाया द रीनल वेन। हम इसको भी देख चुके हैं कि रीनल वेन के जरिए बाहर निकलता है। तो जिसने दोबारा डायग्राम देखनी है रिवर्स करके देख ले। ओके, लो बेटा, द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज एविडेंट। कहता है कि किडनी किस कदर अहम है और ब्लड में से वेस्ट क्लियर करने में किस कदर अहम है। किडनी की अहमियत का अंदाजा, किडनी की अहमियत का अंदाजा इस हकीकत से हम लगा सकते हैं कि वेट ऑफ किडनी लेस देन 1% है। मेरा बेटा वजन है 100 किलो, तो मेरी किडनी का वजन
1 किलो से भी कम होगा, ठीक है, मेरे मेरे जिस्म का वजन कितना है, 100 किलो, तो मेरे किडनी का वजन 1 किलो से भी कम होगा, दैट इज 1% ऑफ माई बॉडी वेट से भी कम है। और आपको पता है एक कार्डियक बीट मतलब कि एक दफा जब दिल धड़कता है तो पुत्र जी किडनी रिसीव 20% ऑफ द ब्लड, अल्लाह अकबर, यानी 5 दफा अगर दिल धड़के तो 100% ब्लड किडनीज में से होके बाहर निकल जाएगा। अब आप देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ईच कार्डियक बीट के साथ 20% ब्लड किडनी के अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा और फिल्टर होगा। तो अब आप देख लो कि 5 दफा दिल धड़के तो आपका पूरा ब्लड किडनीज में से होकर बाहर निकल जाता है। तो किडनी किस कदर अहम है आपके लिए, किडनी किस कदर अहम है आपके लिए। डन। तो मेरा बच्चा, फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, अब ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है किडनी और फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर देती है अपने ट्यूब्यूलर सिस्टम के जरिए, मतलब नेफ्रॉन्स के जरिए, और यूरिन बनाती है। फिर उस यूरिन को एक सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी में कलेक्ट किया जाता है, जिसको मैंने अपने बच्चों को दिखाया था कि वो होती है ओहो रीनल पेल्विस। क्या मेरा बच्चा, रीनल पेल्विस। ओके। तो जनाबे अली ये रहा वो रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस में क्या इकट्ठा हो जाता है जनाब, यूरिन इकट्ठा होता था, ठीक है जी। तो सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी मैंने अपने बच्चों को दिखा दी, दैट इज रीनल पेल्विस। पुत्र यूरिन leaves the kidney through a duct called ureter. अब जो यूरिन है वो किडनी से बाहर निकलेगा यूरिटर्स के जरिए, ठीक है जी। किसके जरिए मेरा बच्चा, यूरिटर्स के जरिए। तो यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द डक्ट यूरिटर। दोनों यूरिटर्स ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन into urinary bladder through ureteral orifice। तो पुत्र ये दोनों यूरिटर्स आकर इस यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे हैं, इस यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे हैं। डन पुत्र। अच्छा, जिन सुराखों के जरिए खुलेंगे ना, ये जिन सुराखों के जरिए खुलेंगे, ये मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दोनों यूरिटर्स आए हैं और दोनों यूरिटर्स ये यहाँ, ये सुराख है बेटा, यहाँ पे एक सुराख इधर है, एक सुराख इधर है। तो ये है वो सुराख जिनके जरिए यूरिटर्स किस में खुल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो मेरा बच्चा ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो जिन सुराखों से यूरिन एंटर होगा ना यूरिनरी ब्लैडर में, उन सुराखों को यूरिटेरल ऑरिफिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, यूरिटेरल ऑरिफिस। तो दोबारा सुन लें। The ureters of both the kidneys drain into urinary bladder through ureteral orifice। तो ये मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा इलेबरेट करके तो दिखा दें, क्योंकि उसमें मैं जूम इन नहीं कर सकता। तो ये लो जी, ये देखो, ये जो सुराख है ये लिखा भी हुआ यूरेटरल ऑरिफिस। तो मेरा बच्चा यूरेटरल ऑरिफिस के जरिए, और यूरेटरल ऑरिफिस के जरिए ये जो यूरेटर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर में खुलेंगे। अच्छा अब सुनो, तो अच्छा यहाँ एक रिंग मसल होगा बेटा, उसको सिफिंटर मसल कहते हैं। जब वो सिफिंटर मसल खुलेगा ना, तो यूरिन, ये देखो, ये यूरिथ्रा में से बाहर निकलेगा। और इस जगह पर, ये अगर आप देख सके मेरे माउस से, ये जो हाथ बना हुआ है, इस जगह को यूरिथेरल ऑरिफिस कहेंगे। यूरिथेरल ऑरिफिस से यूरिन बाहर निकल जाएगा, जबकि यूरिटेरल ऑरिफिस से यूरिन दाखिल हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें मेरे बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर हो गया। तो जनाब आ गया, द यूरिटर्स ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिटेरल ऑरिफिस। नेक्स्ट आया, यूरिन लीव्स द बॉडी
ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो जब हम यूरिनेशन करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, तो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है उस ट्यूब का नाम है जिससे यूरिन ने बाहर निकलना है, which empties near the vagina in females, near the vagina in females। तो ये देखो बेटा, फीमेल्स में ये एनस है, ये वजाइना है, उत्तर वजाइना के बिल्कुल ऊपर ये देखो ये यूरिथरल ऑरिफिस है। तो यूरिन वजाइना में से नहीं निकलता बेटा, वजाइना लीड्स टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम का ऑरिफिस अलहदा है, जबकि वजाइनल ओपनिंग अलहदा है और एनल ओपनिंग अलहदा है। तो फीमेल्स में 3 ओपनिंग्स आप कह लें कि एनस, वजाइना एंड यूरिथरल ऑरिफिस। ये रहा, तो यूरिथरल ऑरिफिस वो है जिससे यूरिन ने बाहर निकलना है, यूरिन ने बाहर यहां से निकलना है। डन। तो कहता है विच एम्प्टीज नियर द वजाइना इन फीमेल्स, जबकि, तो ये अब अगर हम मेल्स में जाए तो मेल्स के अंदर मैं आपको डायग्राम दिखाई थी कि पेनिस एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ऑर्गन है। तो बेटा उस ऑर्गन के जरिए वो पेशाब जो है वो बाहर निकलता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक रिंग मसल होगा बेटा, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर पर एक रिंग मसल है। अच्छा, अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड हो तो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन नहीं निकल सकता, लेकिन अगर वो सिफिंटर मसल खुलेगा तो फिर यूरिन जो है वो बाहर जाएगा। सिफिंटर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर। देखा, तो यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पर ये रहा जी, तो यहां पर वो रिंग मसल दैट इज सिफिंटर मसल होगा। ठीक है जी। तो दैट ब्लैडर कंट्रोल्स द यूरिन इन द ब्लैडर, or sorry, that sphincter muscle control the urine in the bladder। अगला है जी नेफ्रॉन। तर क्या, नेफ्रॉन मेरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि नेफ्रॉन पर लॉन्ग नोट लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट। ला जी, नेफ्रॉन की वैसे तो हमने डायग्राम अभी देखी थी, ये वाले हैं, ये, तो ये थी नेफ्रॉन। ठीक है, अब जरा मैं अपने बच्चों को थोड़े से इसके हिस्से बता दूं। जब रीनल आर्टरी किडनी में घुसती है तो रीनल आर्टरी डिवाइड होकर आर्टीरियोल बना देती, पता ना, आर्टरी आर्टीरियोल बनाती है। अच्छा, आर्टीरियोल का वो हिस्सा जो आर्टीरियोल जो अंदर जाकर ग्लोमेरुलस बनाएगी, वो आर्टीरियोल जो फ्यूचर में ग्लोमेरुलस बनाने वाली है उसका नाम होगा पुत्र एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट आर्टीरियोल बनाती है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का गुच्छा है। ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का गुच्छा है। एफेरेंट आर्टीरियोल अंदर जाकर एक कैपिलरीज का गुच्छा बना देगी जिस गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस होगा। इट इज द बॉल ऑफ कैपिलरीज। अच्छा, अब कैपिलरीज जुड़कर विनियोल बनानी चाहिए। यहां जरा गेम उल्टी है, यहां पर कैपिलरीज जुड़कर दोबारा एक आर्टीरियोल बना देगी। आपने मेरे माउस को फॉलो करते रहना। वो आर्टीरियोल जो अंदर जाकर कैपिलरीज बनाए, ग्लोमेरुलस बनाए, एफेरेंट, एफेरेंट अंदर जाकर ग्लोमेरुलस बनाएगी। ग्लोमेरुलस से जो बाहर आर्टीरियोल अब दोबारा जो निकलेगी, आर्टीरियोल जो बाहर निकलेगी उसका नाम है इफेरेंट। तो इफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस बना रही है, जबकि एफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस को बना रहा है। एफेरेंट ग्लोमेरुलस को बुला रहा है, बना रहा है, और ग्लोमेरुलस इफेरेंट को बना रहा है, वजूद दे रहा है।
ग्लोमेरुलस को घेरे में ले लेगा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम बोमैन्स कैप्सूल है। उत्तर जिस तरह होता नहीं कि स्लाइड के अंदर जब हम लोग स्लाइड ले रहे होते हैं तो सोजो वाटर पार्क में या किसी वाटर पार्क में कोई एक ऐसी जगह आती है जहां पर वो स्लाइड लेने वाले का इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि उसको खतरा होता है मैं कहीं स्लाइड से बाहर ही ना जा पड़ूं। तो पुत्र ऐसा ही होगा, जब ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में आएगा तो इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर हो जाएगा, इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर हो जाएगा कि ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज हैं, और हम सबको पता है कि कैपिलरीज के अंदर पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, पुत्र उन पोर्स में से लीकेज शुरू हो जाएगी। टप 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 करके ग्लोमेरुलस टपकना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर से लिक्विड पोर्शन। तो जी हाँ, ब्लड अपने प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से टप 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 करके लीक होगा और किस में कलेक्ट होगा, बोमैन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। अब वो कहलाएगी ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। तो ग्लोमेरुलस से जो चीजें फिल्टर होकर बाहर निकली हैं अब वो कहलाएंगी ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट पहुंच जाएगा ये रीनल ट्यूब्यूल में। डन हो गया। अच्छा भाई, अब रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो सेकंड हिस्सा है वो लूप ऑफ हैनली है, और जो तीसरा है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि किस में खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा, अब इन सब में यूरिन बनेगा तो फंक्शन ऑफ किडनी जब हम करेंगे तो उसमें मैं अपने बच्चों को ये बता दूंगा। अच्छा, अब इफरेंट आर्टीरियोल का क्या मकसद था? तो पुत्र, इफरेंट आर्टीरियोल से ये कुछ कैपिलरीज निकलेंगी, ये कैपिलरीज घेरे में लेंगी किसको, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को। किसको? प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, ये कैपिलरीज ऊपर ऊपर होंगी। ये कैपिलरीज उनको कहेंगी वापस करो, जो चीजें इधर लीक हुई हैं हमें वापस कर दो। तो जी यहाँ सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन कराएंगे। तो मेरा बच्चा, ये कैपिलरीज जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को घेरे हुए हैं, इन्हें कहेंगे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। देखा, इन्हें क्या कहेंगे? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और यही इफेरेंट आर्टीरियोल अगर नीचे जाकर पुत्र किसको घेरे में ले ले, लूप ऑफ हैनली को या लूप ऑफ हैनल को अगर ये घेरे में ले ले, उसके इर्द गिर्द एक गुच्छा बना ले, तो उस कैपिलरीज के गुच्छे को वैसा रेक्टा बोलेंगे। याद रहे कि वो कैपिलरीज जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल को कवर कर रही हैं, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल को जो कवर कर रही हैं, उनका नाम है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज जो किसको कवर कर रही हैं बेटा, लूप ऑफ हैनल को, उसको बोलेंगे वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा जिस तरह फीडर का कवर नहीं होता, तो लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनली का जो कवर है वो वैसा रेक्टा है। जबकि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो कैपिलरीज जो इन्हें जो घेर लेती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उन्हें कहते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। एनी प्रॉब्लम हो? और अब मेरे बच्चे वापस चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक और मैंने अपने बेटों को डायग्राम दिखानी, ये वाली देखो पुत्र। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो लाइट सा रीजन है, ये है कॉर्टेक्स का रीजन। किसका रीजन? कॉर्टेक्स। और ये जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड से जाहिर कर रहे हैं, ये है मेडुलरी रीजन। कौन सा रीजन पुत्र? तो बेटा ये है ऊपर वाला कॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला। पता ना, किडनी के दो रीजन है ना, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। पुत्र, वो नेफ्रॉन्स जिनके बोमैन्स कैप्सूल यानी रीनल कॉर्पसल, बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वगैरह, और उनका डिस्टल और प्रॉक्सिमल सारा कुछ, यानी पूरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स वाली रीजन में हो, और उनका लूप ऑफ हैनल बस मेड्यूला को टच कर रहा हो, मेड्यूला में डीप इनसाइड ना गया हो, तो वो वाली नेफ्रॉन्स जो ज्यादातर कॉर्टिकल
तो जनाब, जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में होगी और जिसका लूप ऑफ हेनली मेड्यूला के सिर्फ बॉर्डर को बस टच करेगा, वो होगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सी नेफ्रॉन पुत्र? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। जबकि वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनली डीप इनसाइड मेड्यूला जाएगा, उससे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनल डीप मेड्यूला में, ये देखो, रीनल कॉर्पसल कॉर्टेक्स में, जबकि लूप ऑफ हेनल वो डीप इनसाइड गया हुआ है, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है बेटा, जिसका लूप ऑफ हेनली, ये देखो, ये मेड्यूला, ये ऊपर कॉर्टेक्स है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर अंदर रहेगी और लूप ऑफ हेनली उसका पर थोड़ा सा आया है, वो होगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनल वो अंदर डीप मेड्यूला तक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल है। लो जनाब, अब सुनो। कहता है नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनीज आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। What are cortical nephrons? The nephrons which are arranged along the cortex are called cortical nephrons. Done? जबकि what are juxtamedullary nephrons? Those which are arranged along the border of the cortex and medulla with their tubular system, यानी उनकी जो loop of Henle है, ट्यूब्यूलर सिस्टम लूपिंग उत्तर डीप इन इनर मेड्यूला, वो जो डीप इनर मेड्यूला में जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। डन? अच्छा, ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है ना बेटा, दीज नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है। इनका जो लूप ऑफ हेनली जो कि डीप इनसाइड मेड्यूला तक जा रहा है बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स माहिर हैं कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला, जिसमें यूरिन की कंसंट्रेशन हम किस तरह मेंटेन करते हैं, तो उसमें मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि these juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine, तो गाढ़ा यूरिन बनाने में मदद देती है कौन? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। लो मेरा बच्चा, अब बोमेन्स कैप्सूल की बात होने लगी। ईच नेफ्रॉन का जो इनर एंड है, मतलब वो यूरिनरी ट्यूब्यूल का, इट इज कप शेप्ड स्वेलिंग, and that cup shaped swelling is called Bowman's capsule. It is around a ball of capillaries. तो ball of capillaries पता ना, efferent arteriole अंदर जाकर ball of capillaries में टूटी, जिसका नाम ग्लोमेरुलस था। फिर ग्लोमेरुलस से efferent बाहर निकली, जो कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाएगी। पेरिटिब्यूलर कौन सी कैपिलरीज होती? जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को घेरेंगी। तो जनाब, बोमेन्स कैप्सूल सराउंड्स अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अच्छा, एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है, तो ब्लड थ्रू कैप्सूल सर्कुलेट होगा, एंड एज दिस ब्लड अराइव्स थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल, जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर मेरा पुत्र बढ़ जाता है, मैंने कहा था ना। और फिर ग्लोमेरुलस से बाहर निकलेगा ब्लड किसके जरिए? इफरेंट आर्टीरियोल के जरिए। तो पुत्र ग्लोमेरुलस में घुसेगा कैसे? एफरेंट के जरिए। ग्लोमेरुलस से बाहर कैसे निकलेगा? इफरेंट के जरिए, ठीक है। द ब्लड वेसल
सब डिवाइड्स, यानी कि जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो दोबारा सब डिवाइड हो जाएगा अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और वो कहलाएंगी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। कौन सी मेरा बच्चा? तो ये देखो, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये बाहर जाकर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बना लेगा। डन। तो ये क्या पेरिटिब्यूलर थी, नीचे वाली वैसा रेक्टा होगा। इजी ना मेरा बच्चा? बोमेन्स कैप्सूल कॉन्टिन्यूज एंड एक्सटेंसिवली, ये प्रॉक्सिमल वाले की बात हो रही है कि बोमेन्स कैप्सूल अब कॉन्टिन्यू होगा एक ट्यूब में जो कि बड़ी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी और उसका नाम होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल के बाद आएगी लूप ऑफ हैनली और उसके बाद आएगी डिस्टल ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल अपने आप को एम्प्टी करेगी किसमें? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। और फिर पुत्र सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किस में जाकर ओपन होंगी? पेल्विस में, वो जो मैंने शुरू में आपको फोटोग्राफ दिखाई थी। अच्छा, वो फिल्टरेट जो ग्लोमेरुलस से पास हुआ यानी ग्लोमेरुलस से निकला वो कहलाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो फिर इन तमाम स्ट्रक्चर से गुजरता हुआ और अल्टीमेटली आखिरकार पुत्र वो यूरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिन। और जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं जो कि इंटरमिंगल होती हैं सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ, मैं अपने बच्चों को बता चुका हूं कि वो कैपिलरीज जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के इर्द गिर्द घेरी हुई हैं उन्हें कहेंगे क्या? प्रॉक्सिमल और सॉरी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, जबकि मेरा बच्चा वो, अच्छा आप सुनना, याद रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वैसा रेक्टा नहीं है पुत्र। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वैसा रेक्टा, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं पुत्र। कॉर्टिकल जो कॉर्टिकल रीजन में होती है ये सिर्फ आपको जक्स्टा मेडुलरी में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी मेरा बच्चा? तो वैसा रेक्टा सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी। लो जी, तो इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स additional capillaries extend down to form a loop of vessels called vasa recta। तो वैसा रेक्टा लूप ऑफ हैनली को कवर करेगा। ना जी, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बड़ा ही इजी पुत्र। तो पहला स्टेप फिल्टरेशन, ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस। जब ब्लड ग्लोमेरुलस में से पास हो रहा होगा तो वो फिल्टर होगा, उसकी फिल्ट्रेट गिरेगी बोमेन्स कैप्सूल में। मैंने कहा था ब्लड प्रेशर की वजह से। It is specifically filtered here, unlike at the other parts of the vessel। कहता किसी और जगह ऐसा नहीं होता क्योंकि ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस। एक तो ग्लोमेरुलस की वॉल जबरदस्त पोरस हैं, एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर पुत्र बहुत ज्यादा है यहाँ पर। Here provides the filtration pressure। तो ब्लड का प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड कर देता। क्या प्रोवाइड कर देता? फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर हो गया? तो अच्छा जी, आगे चलते हैं। लो मेरा बच्चा, द फिल्ट्रेट अपियरिंग इन द बोमेन्स कैप्सूल। अब जो फिल्ट्रेट जो बोमेन्स कैप्सूल में आई है इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या बोल देंगे मेरा बच्चा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एंड इट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज, अंदर पुत्र ग्लूकोज होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अमीनो एसिड्स होंगी जो कि बड़ी एसेंशियल है, इन्हें वापस लेना चाहिए। अंदर कुछ सॉल्ट्स होंगे, वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। डन। तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि जरूरी चीजें भी और वेस्ट मटेरियल। अब एकदम होश आएगी जनाब तो रीअब्जॉर्प्शन होगी। वेल, ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट are reabsorbed in proximal tubules, and when filtrate leaves the proximal tubules it mostly contains nitrogenous waste। तो बस proximal से ज्यादातर reabsorption हो जाती है और बाकियों में फिर नाइट्रोजनस वेस्ट ही रह जाते हैं। अच्छा जी, ये सेक्रेशन जो है अगली हेडिंग है हमारी, इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। कहता है जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है आपकी किताब के मुताबिक, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है रीनल ट्यूब्यूल की,
ये प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनली और डिस्टल की जो एपिथेलियम है, ये भी कुछ चीजें सिक्रीट करती है सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन में, अपने ल्यूमन में जहां यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती। Well, this secretion is very selective. कहता है ये secretion बड़ी selective है and it is mainly of hydrogen ions होती हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस pH वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब जो यूरिन अंदर से पास हो रहा है उसको मेंटेन करती है थ्रू द टिब्यूल, थ्रू दी टिब्यूल। जबकि मैट्रिक में हमने कुछ और पढ़ा है, वो ब्लड की pH को मेंटेन किया जाता है, लेकिन खैर आपकी किताब में ये है तो मैंने आपको बता दिया। इजी मेरा बच्चा। तो टिब्यूलर एपिथेलियम अंदर हाइड्रोजन आयंस ऐड करेगी ताकि वो उसकी जो बनने वाला यूरिन है उसकी पीएच को स्टेबलाइज कर सके। लो जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ बेटा। लेक्चर नंबर 10 से मुझे इजाजत दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हम लोग पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो लेक्चर 10 से इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम मेरी बेटियों के ढेर सारे नेक नसीब करे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ढेर सारी खुशियां अता करे। अल्लाह करीम आपके माँ बाप को आपकी खुशियां अता करे। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो, और बेशक जब हमारे साथ अल्लाह की ताकत होगी हम तमाम दुनिया की ताकतों से लड़ सकेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।